नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को तोड़ने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में बीजेपी फिर से सभी जातियों को लेकर अलग अलग आयोजन करना चाहती है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चे ने तय किया है कि वो इस साल कुंभ नगरी प्रयागराज में पिछड़े वर्ग की जातियों का महाकुंभ करेगी और इस आयोजन में प्रदेश भर से पिछड़े वर्ग के तकरीबन 2 लाख से अधिक लोगों के जुटने का अनुमान है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी की जातिवादी सियासत का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी अब जोर शोर से तैयारियों में जुटी है और कार्यक्रम का नाम दिया है ओबीसी महाकुंभ, जिसे यूपी के उन महानगरों में आयोजित किया जाएगा जहां सभी सीटों पर बीजेपी के मेयर हैं। यानी कि 17 नगर निगमों में बीजेपी ओबीसी महाकुंभ करने जा रही है, जिसकी शुरुआत प्रयागराज से होने वाली है और शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी महाकुंभ करने जा रही है। इसमें देश के और उत्तर प्रदेश के सभी ओबीसी बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इन महाकुंभों में शामिल होंगे और इसकी शुरुआत प्रयागराज से हो रही है। 17 सितंबर को प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी महाकुंभ आयोजित करेगी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। दरअसल बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को चकनाचूर करने के लिए उस चक्रव्यूह की रचना कर रही है, जिससे उन मतदाताओं पर पकड़ बनाई जा सके जो यूपी की करीब करीब सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में बीजेपी फिर से सभी जातियों को लेकर अलग अलग आयोजन करना चाहती है। इसी कड़ी में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने तय किया है कि वो इस साल कुंभ नगरी प्रयागराज में पिछड़े वर्ग की जातियों का महाकुंभ करेगी। इस आयोजन में प्रदेश भर से पिछड़े वर्ग के तकरीबन 2 लाख से अधिक लोगों के जुटने का अनुमान है। इसमें जिस तरह से मुहिम चल रहा है ओबीसी वर्गों को सशक्तिकरण करने का, तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि विपक्ष के तमाम वो नेता जो ओबीसी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब सत्ता में रहते हैं तो ओबीसी वर्गों का हक लूटने का काम करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य बिहार में देखा हो जेडीयू हो, आरजेडी हो, इन सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वर्गों के नाम पर राजनीति किया है, उनको सामाजिक न्याय वास्तविक नहीं दे पाया। हम पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक बड़े तबके को साथ लेकर के हम चलते रहे हैं, आगे भी चलने का हमारा प्रयास है। इस तरीके के सम्मेलनों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किस तरीके से काम किया है, मोदी जी की सरकार ने 10 साल में किस तरीके से देश की तस्वीर बदली है, योगी जी ने पिछले 6-6.5 सालों में किस तरीके से हालात उत्तर प्रदेश के बदले हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने बैठक में कहा कि पिछड़े वर्ग में 52% से अधिक मतदाता हैं। बीजेपी का ओबीसी मोर्चा हर विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के 50-50 कार्यकर्ताओं की टोली तैयार करेगा। टोली बनाने में ओबीसी की प्रमुख 79 जातियों पर फोकस किया जाएगा। ये टीमें घर घर पहुंचकर चुनाव के लिए माहौल तैयार करेंगी। इन टोलियों के जरिए पिछड़ा वर्ग के सक्रिय कार्यकर्ता और नेता तैयार किए जाएंगे। मोर्चे का लक्ष्य है कि 2 लाख से ज्यादा ओबीसी कार्यकर्ता तैयार किए जाएं। यानी कि जातियों के इस महाकुंभ के जरिए बीजेपी उन लोगों तक अपनी पहुंच बनाने में जुटी है, जिसे साधने में 80 में से 80 के लक्ष्य को आसानी से साधा जा सके। साथ ही कोशिश उन सीटों पर भी पकड़ बनाने की है जो ओबीसी बाहुल्य सीटें हैं। इनमें अलीगढ़, सीतापुर, हरदोई और एटा, मैनपुरी और इटावा, लखीमपुर, औरैया, साथ ही फर्रुखाबाद और आजमगढ़ शामिल हैं। यहाँ भी बीजेपी ओबीसी महासम्मेलन करने की तैयारी कर रही है, जिससे अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को पूरी तरह से हाईजैक किया जा सके और इसकी शुरुआत प्रयागराज से होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में एसपी की जीत पर अखिलेश को ज्यादा गुब्बारे की तरह नहीं फूलना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव और उनके भोंपू को सैफई खानदान के अलावा कोई बर्दाश्त नहीं करता। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो टारगेट करके अगर बयान दे रहे हैं तो उनको टारगेट करने वाली जनता बैठी हुई है। और मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूल गई है और गुब्बारे की हवा उसी प्रकार से निकलेगी जैसे फूलपुर लोकसभा, गोरखपुर लोकसभा जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की लोकसभा थी, मेरी स्वयं की लोकसभा थी। हम लोग उस समय चुनाव हार गए थे, लेकिन जिस धमाकेदार ढंग से वापसी 2019 के लोकसभा चुनाव में किया गया है, उनको याद रखना चाहिए। अगर उनको चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके भोपू हों,
वो किसी को अगर याद नहीं रहता है तो उन्हें याद रखना चाहिए। 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 73 सांसद भाजपा के जीते थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, 325 विधायक जिता करके सपा को ध्वस्त करने का काम किया गया था और वह जनता ने किया है। और इनको हर भाषा का जवाब वोट के माध्यम से गरीब देगा, पिछड़ा देगा, कमजोर देगा और उत्तर प्रदेश का नौजवान और पूरा मतदाता देगा। और मैं अरे नहीं यार, अभी सुनो कैसे भागे जा रहे अभी ये जान लो पहले, अभी ये जान लो कि ये जो सैफई खानदान है उसे पिछड़े वर्ग का कोई भी नेतृत्व उभरे वह बर्दाश्त नहीं होता है। इसके कारण से यह जो हरकत है बयानबाजी की वो उसी के कारण। सनातन पर इंडिया गठबंधन के साथी और डीएमके नेता के पोनमुडी के विवादास्पद बयान पर फिर से संग्राम छिड़ गया है। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद के पोनमुडी ने कहा कि सनातन को खत्म करने के लिए ही आईएनडीआईए गठबंधन बना है, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे बार बार सनातन का अपमान हो रहा है। आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम साथी चुप्पी साधे बैठे हैं। वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है। सनातन पर सियासी महाभारत। डीएमके के मंत्रियों के बयान पर मचा बवाल। देश भर में सनातन के अपमान पर घमासान। सनातन धर्म पर डीएमके नेताओं का हमला जारी है। उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बाद अब डीएमके सरकार में मंत्री के पोनमुडी ने विवादास्पद बयान दिया है। जूनियर स्टालिन के बाद मंत्री पोनमुडी ने बयान देते हुए कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन को सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि गठबंधन में सहयोगी दलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई में सभी दल एकजुट हैं। इंडिया கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்களெல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவர்கள் வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம்। इससे पहले उदयनिधि स्टालिन, फिर प्रियांक खड़गे और ए राजा, उसके बाद डीएमके के मंत्री के पोनमुडी, जो इन दिनों सनातन पर दिए गए विवादास्पद बयान की वजह से विवाद में हैं। दक्षिण भारत की सियासत के इन तीन चेहरों पर सनातन विरोधी होने की छाप लग गई है, जिसकी शुरुआत कहीं न कहीं तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने की। தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். जूनियर स्टालिन के बयान से एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन के कुछ दलों ने किनारा कर लिया, तो वहीं उनके बयान के समर्थन में उनके पार्टी के नेता खड़े होते दिखाई दिए। மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது. करीब 8 दिन पहले ये विवाद उदयनिधि स्टालिन के बयान से शुरू हुआ था, जिसने सियासी रंग पकड़ा, लेकिन बीच में ठंडा पड़ने के बाद एक बार फिर सियासत का हथियार बन गया।
और अब जब डीएमके के एक और मंत्री ने विवादास्पद बयान दिया है और उससे गठबंधन को भी जोड़ दिया है, तो बीजेपी के खेमे से भी हमले होने शुरू हो गए हैं। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी करारा हमला बोला। तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख खुदा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। INDIA गठबंधन सनातन के विवाद में घिर गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस मामले पर बाकी दलों ने अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। यही वजह है कि बीजेपी को विपक्षी दलों के साथ साथ खास तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घेरने का मौका मिल गया है। सनातन के खिलाफ डीएमके नेताओं की विवादास्पद बयानबाजी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, INDIA गठबंधन सनातन विरोध के लिए ही बनाया गया है। इंडिया अलायंस का सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है, जो स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की उधर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। राहुल गांधी ने पेरिस के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए हिंदू नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान के साफ नजर आने लगा है। हिंदू धर्म के विरोध के लिए बना INDIA गठबंधन। क्या राहुल गांधी ने विदेश में भारत को बदनाम किया? ऐसा लग रहा है कि देश की सियासत में हिंदू धर्म पर युद्ध का उद्घोष हो गया है। भारत की राजनीति में धर्म पर दो किनारे पड़ गए हैं। एक तरफ डीएमके लगातार सनातन पर तीखे प्रहार कर रही है, तो दूसरी तरफ डीएमके जिस INDIA गठबंधन का हिस्सा है, उसी पार्टी से हिंदू धर्म पर आ रहे बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। और इस सब के केंद्र में डीएमके के बाद कांग्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर हिंदू धर्म और बीजेपी पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसे बीजेपी देश की छवि खराब करने वाला बता रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेरिस में एक कार्यक्रम में बीजेपी पर निशाना साधने के लिए हिंदू धर्म और उसके पवित्र ग्रंथ गीता का सहारा लिया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म और बीजेपी पर क्या बयान दिया। I've read the Gita. I've read number of the Upanishads. I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book from no learned Hindu person have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. लेकिन राहुल का यही बयान उन्हें फिर सुर्खियों में ले आया है, क्योंकि एक तरफ INDIA गठबंधन के नेता सनातन को भारत विरोधी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सनातन और हिंदू धर्म का सहारा लेकर बीजेपी को निशाना बना दिया। सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर हिंदू धर्म का सहारा लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तो राहुल गांधी की शैक्षणिक योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। सोनिया गांधी ये आप जवाब दें, राहुल गांधी आप जवाब दें, प्रियंका आप जवाब दें।
तो कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता आप ही लोग हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो यह हाल है कि उनके पुत्र प्रियांक खरगे रोज सनातन का अपमान करते हैं। ये नहीं स्वीकार होगा, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी हिंदू धर्म पर अपने दिए बयान की वजह से बीजेपी के निशाने पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भारत की सियासत में हिंदू धर्म INDIA गठबंधन के निशाने पर क्यों है, या कांग्रेस बार बार बीजेपी को निशाना बनाने के लिए हिंदू धर्म का सहारा क्यों लेती है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा के बीजेपी सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जीरो के फेर में कैसे फंसे, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।